दो भाई थे। एक एमबीए किया हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन, हर महीने 3 लाख सैलरी, बीएमडब्ल्यू कार, लग्जरी अपार्टमेंट, फॉरेन वेकेशंस। दूसरा सिंपल ग्रेजुएट, गवर्नमेंट जॉब, 60,000 महीना, नॉर्मल कार, छोटा सा फ्लैट, सिंपल लाइफस्टाइल। सब लोग पहले भाई को सक्सेसफुल मानते थे, रिच, स्मार्ट, सेटल्ड। दूसरे को तो कोई पूछता भी नहीं था। पर 15 साल बाद क्या हुआ? पहला भाई 50 लाख के डेट में फंसा था। क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट थे, पर्सनल लोन्स ले रखे थे, रात को नींद नहीं आती थी, जॉब का स्ट्रेस, ईएमआई का टेंशन, दिखावे की जिंदगी। दूसरा भाई, उसके पास डेट फ्री फ्लैट था, 1 करोड़ की सेविंग्स थी, पीसफुली रिटायर होने वाला था। कैसे? पहला भाई हर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाता गया। बिगर कार, एक्सपेंसिव वॉच, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स। इनकम बढ़ी पर एक्सपेंसेस उससे ज्यादा बढ़ी। दूसरा भाई, वो सिंपल जीता रहा। इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल थोड़ी इंप्रूव की, पर बाकी सब सेव किया, इन्वेस्ट किया। 15 साल की कंपाउंडिंग ने मैजिक कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पैसे के साथ सक्सेसफुल होना आईक्यू पर डिपेंड नहीं करता, ना ही आपकी सैलरी पर। यह डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर, आपकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी पर। आज हम सीखेंगे वो पावरफुल लेसन्स जो मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक में दिए हैं। लेसन्स जो आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, लक, रिस्क और हम्बल रहना। इस दोस्तों, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये कि फाइनेंशियल सक्सेस में लक का रोल बहुत बड़ा होता है, पर हम कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोई सक्सेसफुल होता है तो हम कहते हैं वो जीनियस है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, और जब कोई फेल होता है तो हम कहते हैं वो लेजी है, स्टूपिड है, केयरलेस है। पर रियलिटी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मॉर्गन हाउसल एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देते हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, जीनियस, विजनरी, सब कहते हैं। पर एक फैक्ट जो कम लोग जानते हैं, 1960 के डेकेड में जब बिल गेट्स हाई स्कूल में थे, तब पूरी दुनिया में सिर्फ 300 स्कूल्स में कंप्यूटर लैब थी। और बिल गेट्स के स्कूल, लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर लैब थी, एडवांस्ड कंप्यूटर जिस पर प्रोग्रामिंग सीख सकते थे। क्या यह प्योर लक नहीं थी? अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर लैब नहीं होती, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट बनता? शायद नहीं। तो बिल गेट्स की सक्सेस में हार्डवर्क था? बिल्कुल। इंटेलिजेंस थी? जरूर। विजन था? हां। पर लक भी थी? एब्सोल्युटली। राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट रिसोर्सेज। अब दूसरी साइड देखो। बिल गेट्स के साथ उसी लेकसाइड स्कूल में एक और लड़का था, केंट एवंस। वो बिल गेट्स का बेस्ट फ्रेंड था, उतना ही टैलेंटेड, उतना ही पैशनेट अबाउट कंप्यूटर्स। वो भी बिल गेट्स के साथ मिलकर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स करता था, वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। पर केंट एवंस 20 साल की उम्र में एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गया। उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ बैड लक, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। तो देखो, सेम स्कूल, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम पैशन, सेम टैलेंट, पर कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम्स। बिल गेट्स बिलियनियर बने, केंट एवंस 20 साल में चले गए। लक और रिस्क। मॉर्गन हाउसल इस एग्जाम्पल से एक पावरफुल पॉइंट बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ स्किल्स, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमारा बर्थ किस फैमिली में हुआ, किस कंट्री में हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ, हमारी हेल्थ कैसी रही, हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिली, ये सब लक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में अगर तुम 1990 में पैदा हुए मिडिल क्लास फैमिली में, तो तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हो चुकी थी, आईटी बूम आ रहा था, एजुकेशन एक्सेस इंप्रूव हो रहा था, इंटरनेट आ गया, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज खुल गईं, तो तुम्हारी जनरेशन को बहुत चांसेस मिले। पर अगर तुम 1940 में पैदा हुए होते तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। पार्टीशन, पॉवर्टी, लिमिटेड रिसोर्सेज, इतना स्ट्रगल होता, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। लक। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। मॉर्गन हाउसल का पॉइंट ये नहीं है कि लक सब कुछ है और एफर्ट कुछ नहीं। उनका पॉइंट ये है कि लक को एक्नॉलेज करना जरूरी है।
जब तुम सक्सेसफुल हो तो हम्बल रहो। सोचो कि कुछ चीजें लक की वजह से भी हुई। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज थीं, रिसोर्सेज थे, हेल्थ थी, सपोर्ट सिस्टम था। ये सब लक है। और जब दूसरे फेल होते हैं तो जज मत करो। हो सकता है उनकी बैड लक रही हो, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट रहे हों। ये माइंडसेट रखने से तुम ज्यादा ग्राउंडेड रहोगे, ज्यादा कंपैशनेट बनोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक्सट्रीम एग्जाम्पल से मत सीखो। बिलियनियर्स को देखकर मत सोचो कि मैं भी एग्जैक्टली वैसा स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, क्योंकि उनकी जर्नी में एक्सट्रीम लक का रोल था। और कंप्लीट फेलियर्स को देखकर भी मत डरो, क्योंकि उनमें भी एक्सट्रीम बैड लक या एक्सट्रीम रिस्क का रोल हो सकता है। बल्कि ब्रॉड पैटर्न्स देखो। जो स्ट्रैटेजीज जनरली काम करती हैं, कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स देती हैं, उन्हें फॉलो करो। याद रखो दोस्तों, बी हम्बल व्हेन यू विन, बी ग्रेसफुल व्हेन यू लूज। पार्ट 2, इनफ जानना, सबसे मुश्किल स्किल। दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पर, इनफ जानना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनफ कभी नहीं लगता, हमेशा और चाहिए। पैसा, सक्सेस, फेम, इस चेस में पीस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ सब खो देते हैं। मॉर्गन शॉकिंग एग्जाम्पल देते हैं राजत गुप्ता का। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े, हार्वर्ड एमबीए, मैकिन्जी ज्वाइन किया, ग्लोबल सीईओ बने, दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स, पीएनजी बोर्ड्स पर, नेट वर्थ $100 मिलियन प्लस, रिस्पेक्टेड, पावरफुल, आइकन, सब परफेक्ट। लेकिन 2008 में अरेस्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग, गोल्डमैन की कॉन्फिडेंशियल इन्फो फ्रेंड राज राजारात्नम को दी, हेज फंड मैनेजर, बोर्ड डिस्कशंस शेयर किए, राज ने ट्रेड्स किए, मिलियंस कमाए। इलीगल, रिजल्ट 2 साल प्रिजन, रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय, फैमिली एम्बैरेस्ड। क्यों? 100 मिलियन इनफ न था, राज बिलियंस कमा रहा था, ग्रीड में सब रिस्क कर दिया। मॉर्गन कहते हैं ये एक्सट्रीम केस, लेकिन मेंटालिटी कॉमन। हम कंपेयर करते रहते हैं, नेबर बेटर कार, फ्रेंड बिगर हाउस, कॉलीग मोर सैलरी, कंपैरिजन गेम एंडलेस। मॉर्गन का पावरफुल लाइन, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। गोल पोस्ट फिक्स्ड करो, डिसाइड इनफ क्या है, सैटिस्फाइड रहो, ग्रीड कंट्रोल करो। सोसाइटी पुश करती है, एड्स, लेटेस्ट गैजेट्स, सोशल मीडिया वेकेशंस, फोमो, पीछे लगते हैं। तो इनफ कैसे डिसाइड? पहला, सोशल कंपैरिजन बंद, अपनी नीड्स, वैल्यूज देखो। बिगर हाउस सच में चाहिए या नेबर की कॉपी? लग्जरी कार या नॉर्मल इनफ? ऑनेस्ट रहो। दूसरा, रिस्क कंसिडर, कंफर्टेबल हो तो ग्रीड से सब मत जोप। राजत ने इलीगल रूट लिया, कैपिटल प्रिजर्व इंपॉर्टेंट। तीसरा, नॉन फाइनेंशियल गोल्स वैल्यू दो, लाइफ मनी ही नहीं, टाइम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस, सब निग्लेक्ट मत करो। मॉर्गन कहते हैं नोइंग इनफ इज ट्रू वेल्थ। सबसे अमीर कंटेंट ग्रेटफुल पीसफुल वाला। याद रखो, इनफ जानना सबसे बड़ी स्किल। पार्ट 3, कंपाउंडिंग की अद्भुत शक्ति। दोस्तों अब आते हैं शायद फाइनेंस की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और यह सच है, पर इसको समझते बहुत कम लोग हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग को समझना और उसका बेनिफिट लेना वेल्थ बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कंपाउंडिंग है क्या? सिंपल डेफिनेशन, कंपाउंडिंग का मतलब है ग्रोथ ऑन ग्रोथ। जब तुम्हारा पैसा इंटरेस्ट जनरेट करता है, फिर वो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट जनरेट करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। शुरू में स्लो लगता है, पर टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। मॉर्गन हाउसल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं। वॉरेन बफेट की आज नेट वर्थ है रफली $110 बिलियन, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। पर एक शॉकिंग फैक्ट, वॉरेन बफेट की इस 110 बिलियन में से $108 बिलियन उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाए। मतलब 50 साल तक उनके पास सिर्फ 2 बिलियन थे, और 50 के बाद अगले 40 सालों में 108 बिलियन। कैसे? कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग कब शुरू की? 10 साल की उम्र में। उन्होंने अपने पहले स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदे। आज वो 93 साल के हैं, मतलब 83 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं।
83 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग, ये है मैजिक। अगर वॉरेन बफेट ने 30 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू की होती तो शायद उनकी नेटवर्थ 20 से 30 बिलियन होती, पर 10 साल से शुरू किया इसलिए 110 बिलियन। एक्स्ट्रा 20 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग ने 80 से 90 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस बना दिया। ये है टाइम की पावर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वॉरेन बफेट की सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है कि उन्होंने कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी यूज की। सीक्रेट ये है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया। मार्केट क्रैशेस आए, रिसेशंस आए, वॉर्स हुए, पैंडेमिक्स आई, पर वॉरेन बफेट ने अपना प्रोसेस जारी रखा। कभी गेम से बाहर नहीं हुए, कभी वाइप आउट नहीं हुए, बस कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे और टाइम ने अपना मैजिक कर दिया। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हारे लिए। मान लो तुम 25 साल के हो। तुम डिसाइड करते हो कि मैं हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में। एवरेज रिटर्न अस्यूम करते हैं 12% एनुअली। ये रियलिस्टिक है लॉन्ग टर्म में। तो 60 साल की उम्र तक, मतलब 35 सालों में तुमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 10,000 गुना 12 मंथ्स गुना 35 ईयर्स इक्वल्स 42 लाख रुपीज। पर तुम्हारे पास कितना होगा 60 साल की उम्र में? 5.3 करोड़ रुपीज। इन्वेस्ट किया 42 लाख, मिला 5.3 करोड़। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब एक कंपैरिजन करते हैं। मान लो तुम्हारा फ्रेंड भी है, वो भी 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता है, पर वो सोचता है अभी तो एंजॉय करते हैं, 35 साल की उम्र से शुरू करेंगे। तो 35 साल से 60 साल तक 25 साल, सेम 10,000 पर मंथ, सेम 12% रिटर्न। कितना इन्वेस्ट किया? 10,000 गुना 12 गुना 25 इक्वल्स 30 लाख। तुमसे कम इन्वेस्ट किया, पर 60 साल में कितना होगा? सिर्फ 1.9 करोड़। तुम्हारे पास 5.3 करोड़, उसके पास 1.9 करोड़, 3.4 करोड़ का डिफरेंस। क्योंकि तुमने 10 साल पहले शुरू किया। 10 एक्स्ट्रा ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग ने 3.4 करोड़ का डिफरेंस बना दिया। ये है टाइम की वैल्यू। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंपाउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टाइम। जितना ज्यादा टाइम, उतना ज्यादा मैजिक। इसीलिए एडवाइस है, स्टार्ट अर्ली। चाहे छोटी अमाउंट से शुरू करो, पर जल्दी शुरू करो। 25 साल में 5,000 पर मंथ से शुरू करो, 30 में 10,000 से, पर शुरू करो। कभी ये मत सोचो कि अमाउंट छोटी है तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली काम करती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं, लाइफ के हर एरिया में काम करती है। स्किल्स में, नॉलेज में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में। अगर तुम हर दिन 1% बेटर बनते हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेटर बन जाओगे। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। इसीलिए स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स मैटर करती हैं, वो कॉम्पाउंड होती हैं। याद रखो दोस्तों, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। पार्ट 4, सेविंग, असली वेल्थ बनाने का तरीका। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर बहुत पावरफुल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विथ योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विथ योर सेविंग्स रेट। वेल्थ बनाना तुम्हारी इनकम से कम रिलेटेड है और तुम्हारी सेविंग्स रेट से ज्यादा रिलेटेड है। ये सुन के अजीब लगेगा। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, पर मॉर्गन कहते हैं नहीं, ज्यादा सेव करना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 लोग हैं। पहला 2 लाख पर मंथ कमाता है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, रेंट 60,000, कार ईएमआई 40,000, क्रेडिट कार्ड बिल्स 30,000, डाइनिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट 50,000, मिसलेनियस 20,000, टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख, सेविंग्स 0। दूसरा 80,000 पर मंथ कमाता है, सिंपल लाइफस्टाइल, रेंट 20,000, कार नहीं बाइक, ईएमआई 5,000, ग्रोसरीज और डेली एक्सपेंसेस 25,000, एंटरटेनमेंट मॉडरेट 10,000, मिसलेनियस 10,000, टोटल एक्सपेंसेस 70,000, सेविंग्स 10,000। सेविंग्स रेट पहले का 0%, दूसरे का 12.5%। अब 20 साल बाद देखो, पहला स्टिल 0 सेविंग्स, एक्चुअली वो डेट में होगा क्योंकि लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लोन्स लिए होंगे। दूसरा, उसने 20 साल में लगभग 24 लाख सेव किए और अगर इन्वेस्ट किए 12% रिटर्न पे तो वो 1 करोड़ से ज्यादा तो से ज्यादा बन गए। तो कौन ज्यादा अमीर है?
दूसरा, क्योंकि उसकी सेविंग्स रेट ज्यादा थी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सेविंग्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में है। इनकम इंक्रीज करना हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस, बॉस का मूड, बहुत फैक्टर्स हैं। पर एक्सपेंसेस कंट्रोल करना डेफिनेटली तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या खरीदना है और क्या नहीं, क्या जरूरी है और क्या लग्जरी। तो अगर तुम सीरियस हो वेल्थ बनाने के बारे में, तो सबसे पहले अपनी सेविंग्स रेट इंप्रूव करो। हर महीने जो भी इनकम आए उसमें से 1% सेव करने का कमिटमेंट करो। स्टार्ट विद 10%, फिर 15, फिर 20। जितना ज्यादा उतना बेटर। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम पैसा खर्च करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। मॉर्गन हाउसल इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग लग्जरीज इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाएं। लेटेस्ट आईफोन इसलिए ताकि फ्रेंड्स देखें, BMW इसलिए ताकि नेबर्स इम्प्रेस हों, डिजाइनर क्लोथ्स इसलिए ताकि सोशल मीडिया पे अच्छे लगें। पर आयरॉनिकली जो लोग तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो वो तुमसे इम्प्रेस नहीं हो रहे। वो तुम्हारी चीजों को देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। और फिर वो अपने बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं काश मेरे पास भी वो कार होती, काश मेरे पास भी वो फोन होता। मतलब वो तुम्हें एडमायर नहीं कर रहे, वो तुम्हारी पोजेशंस को एनवी कर रहे हैं और खुद के बारे में सोच रहे हैं। मॉर्गन कहते हैं रियल वेल्थ वो नहीं है जो तुम शो करते हो, रियल वेल्थ वो है जो तुम सेव करते हो, जो क्वाइटली तुम्हारे बैंक अकाउंट में ग्रो हो रहा है। सेविंग्स तुम्हें देती है सबसे वैल्यूबल चीज, ऑप्शंस। जब तुम्हारे पास सेविंग्स है तो तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। अगर तुम्हारी जॉब टॉक्सिक है, बॉस टेरेबल है, बस पुलिस है, एनवायरनमेंट अनहेल्थी है, तो तुम क्विट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप है। 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। तुम बिना टेंशन के नई जॉब ढूंढ सकते हो। पर अगर कोई सेविंग्स नहीं तो तुम फंसे हो। तुम्हें वो टॉक्सिक जॉब कंटिन्यू करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्स तो चुकाने हैं, EMI तो देनी है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल एक्सपेंस हो, कार का एक्सीडेंट हो, घर में कुछ टूट जाए तो अगर सेविंग्स है तो तुम टेंशन फ्री रहोगे। पर अगर नहीं तो लोन्स लेने पड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड पे चढ़ाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और डेट ट्रैप में फंस जाओगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, बिजनेस आइडिया आए, कोई इन्वेस्टमेंट चांस मिले, पार्टनरशिप ऑफर हो तो अगर कैपिटल है तो ग्रैब कर सकते हो, पर नहीं तो मिस कर दोगे। ये है सेविंग्स की रियल वैल्यू। फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, ऑप्शंस, ये सब पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, सिर्फ सेविंग्स से आती हैं। याद रखो दोस्तों, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, इट्स द इनकम नॉट स्पेंट। पार्ट 5, वेल्थ बनाना वर्सेस वेल्थ को रखना। दोस्तों अब एक बहुत क्रिटिकल डिस्टिंक्शन समझते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ बनाना और वेल्थ को मेंटेन करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और दोनों के लिए बिल्कुल अलग स्किल्स चाहिए। वेल्थ बनाने के लिए तुम्हें एग्रेसिव होना पड़ता है, रिस्क्स लेनी पड़ती हैं, बोल्ड मूव्स करने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ती हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। पर वेल्थ को मेंटेन करने के लिए तुम्हें कंजर्वेटिव होना पड़ता है, कॉशियस रहना पड़ता है, प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, पैरानॉइड रहना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मॉर्गन कहते हैं कि बहुत लोग वेल्थ बनाने में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं पर उसे मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि जो माइंडसेट वेल्थ बनाने में काम आया वो वेल्थ मेंटेन करने में काम नहीं आता। एग्जाम्पल लेते हैं, जेसी लिवरमोर 1920 के डेकेड के फेमस स्टॉक ट्रेडर थे। वो ट्रेडिंग में इतने अच्छे थे कि उन्होंने मिलियंस बनाए। एक टाइम पर वो वॉल स्ट्रीट के सबसे अमीर ट्रेडर्स में से एक थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में जब सब लोग पैसा हार रहे थे, जेसी लिवरमोर ने शॉर्ट सेलिंग करके $100 मिलियन कमाए। पर क्या हुआ उसके बाद? जेसी लिवरमोर अपनी अग्रेसिव ट्रेडिंग मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले। वो बड़े बड़े बेट्स लगाते रहे, कभी जीते कभी हारे, इवेंचुअली सब गवा दिया। 1940 में जब वो मरे वो डेट में थे, डिप्रेशन में थे, सुसाइड की। क्या ट्रेजेडी है, इतना पैसा बनाया पर मेंटेन नहीं कर सके। जब तुम वेल्थ बना रहे हो तब तुम्हें ऑफेंसिव खेलना पड़ता है, पर जब बन गई तब डिफेंसिव खेलना पड़ता है। मॉर्गन 3 चीजें बताते हैं वेल्थ मेंटेन करने के लिए। पहली है ह्यूमिलिटी। तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट क्या करेगी, इकोनॉमी कैसी होगी, ये कोई नहीं जानता। जेसी लिवरमोर की प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें लगता था कि वो मार्केट को परफेक्टली रीड कर सकते हैं, पर रियलिटी में कोई नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट भी नहीं, जॉर्ज सोरोस भी नहीं, कोई नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, हम्बल रहो। दूसरी चीज है फ्रुगैलिटी। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो अपनी लाइफस्टाइल अननेसेसरीली एक्सपेंसिव मत बना लो।
क्योंकि एक बार लाइफस्टाइल इन्फ्लेट हो गई तो वापस डाउनग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर तुम्हारी इनकम में फ्लक्चुएशन आए, जो नेचुरली आता है, तो तुम स्ट्रगल करोगे। जैसी लिवरमोर ने जब मिलियंस कमाए तब वो बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीने लगे, एक्सपेंसिव हाउसेस, कार्स, पार्टीज। और जब लॉसेस होने लगे तब भी वो लाइफस्टाइल डाउनग्रेड नहीं कर पाए। तीसरी चीज है पैरानोया। थोड़ा पैरानॉइड रहो, हमेशा सोचो कि क्या गलत हो सकता है। वर्स्ट केस सिनारियोस के लिए तैयार रहो। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये रियलिस्टिक थिंकिंग है। मॉर्गन कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है वेल्थ बनाने में, पर वेल्थ मेंटेन करने में पैरानोया ज्यादा यूजफुल है। हमेशा सोचो, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होगा, अगर मेरी जॉब चली जाए तो क्या होगा, अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा। और उन सिचुएशंस के लिए प्लान बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो, इंश्योरेंस लो, डाइवर्सिफाई करो। मॉर्गन हाउसल एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो कहते हैं सर्वाइवल मेंटालिटी। मॉर्गन कहते हैं कि वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी स्किल ये नहीं है कि उन्होंने बहुत हाई रिटर्न्स बनाए। उनकी सबसे बड़ी स्किल ये है कि उन्होंने 80+ ईयर सर्वाइव किया, कभी वाइप आउट नहीं हुए, कभी गेम से बाहर नहीं हुए, और इसीलिए कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक किया। तो प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? मॉर्गन कुछ टिप्स देते हैं। पहला, अपनी वेल्थ का एक हिस्सा सेफ एसेट्स में रखो। कैश, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये ज्यादा रिटर्न्स नहीं देंगे पर सेफ्टी देंगे। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के साथ प्रोपोर्शनली मत बढ़ाओ। अगर तुम्हारी इनकम डबल हो गई तो लाइफस्टाइल को भी डबल मत करो। थोड़ा इंप्रूव करो पर ज्यादातर एक्स्ट्रा इनकम को सेव और इन्वेस्ट करो। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का, ताकि अगर कोई क्राइसिस आए तो तुम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बीच में बेचने पर मजबूर ना हो। चौथा, ओवर लेवरेज मत करो। डेट लेना बुरा नहीं है, पर एक्सेसिव डेट लेना डेंजरस है। मॉर्गन कहते हैं कि डेट तुम्हें फ्रैजाइल बनाती है। अगर इनकम में थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो तुम ट्रबल में आ जाओगे। याद रखो दोस्तों, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड पैरानोया। पार्ट 6, वॉलेटिलिटी और इमोशंस। दोस्तों, अब बात करते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में। मार्केट हमेशा अप डाउन होती रहती है। कभी बुल मार्केट होता है, कभी बेयर मार्केट, कभी मार्केट क्रैश होता है, कभी रैली होती है। ये वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, नेचुरल है, पर इससे डील करना साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल है। मॉर्गन कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को हम फी की तरह देख सकते हैं। जैसे जिम मेंबरशिप की फी देते हो हेल्थ के लिए, वैसे ही वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी मार्केट रिटर्न्स की फी है। अगर तुम ये फी पे करने को रेडी नहीं हो, मतलब वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते, तो स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। मॉर्गन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट स्मूथ होती, हर साल गारंटीड 10% रिटर्न देती, बिना कभी डाउन गए, तो सब लोग इन्वेस्ट करते। और फिर एक्चुअली रिटर्न्स 2 से 3% हो जाते, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाती। स्टॉक मार्केट इसीलिए हाई रिटर्न्स देती है, क्योंकि वो वॉलेटाइल है, रिस्की है, और ज्यादातर लोग उस वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते। जो लोग हैंडल कर पाते हैं उन्हें रिवॉर्ड मिलता है हाई रिटर्न्स के फॉर्म में। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट गिरती है, प्रॉब्लम ये है कि लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग पैनिक में आकर सेल कर देते हैं, लॉस बुक कर देते हैं। और जब मार्केट हाई होता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर खरीद लेते हैं हाई प्राइसेस पर। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो करना चाहिए। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब सब लोग ग्रीडी हों, खरीद रहे हों, मार्केट हाई हो, तो तुम कॉशियस रहो। और जब सब लोग फेयरफुल हों, बेच रहे हों, मार्केट क्रैश हो, तो तुम अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। अब सवाल ये है कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें मार्केट वॉलेटिलिटी में। मॉर्गन हाउसल कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। जब मार्केट क्रैश हो तो चार्ट्स को डेली मत देखो, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखो। पिछले 50 से 100 ईयर्स की मार्केट हिस्ट्री देखो। तुम पाओगे कि हर क्रैश के बाद मार्केट रिकवर हुआ है और न्यू हाइज बनाए हैं। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, 2000 का डॉट कॉम बबल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्रैश, हर बार मार्केट गिरा। हर बार लोगों ने कहा अब मार्केट कभी नहीं उठेगा, पर हर बार मार्केट ने रिकवर किया और नए हाइज बनाए। ये पर्सपेक्टिव तुम्हें काम रखेगा। तुम समझोगे कि ये टेम्पररी है,
दूसरी स्ट्रैटेजी है मेंटली प्रिपेयर रहो। एक्सपेक्ट करो कि वॉलेटिलिटी आएगी, क्रैश होगा। तुम्हारी पोर्टफोलियो वैल्यू 30 से 40% तक गिर सकती है। ये नॉर्मल है। जब तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो एक्चुअल होने पर तुम शॉक्ड नहीं होते, पैनिक नहीं होता। तीसरी स्ट्रैटेजी है अपनी फाइनेंशियल प्लान को स्टिक करो। अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 से 3 ईयर्स की वॉलेटिलिटी तुम्हारी प्लान को चेंज नहीं करनी चाहिए। अपने गोल्स को याद रखो, अपनी टाइम होराइजन को याद रखो, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को इग्नोर करो। चौथी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। अगर तुम्हारा सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा फील होगी, पोर्टफोलियो वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। पर अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, तो ओवरऑल इंपैक्ट कम होगा। जब स्टॉक्स गिरेंगे तो बॉन्ड्स स्टेबल रहेंगे या बढ़ेंगे। गोल्ड सेफ हेवन एसेट है, रियल एस्टेट अलग साइकिल फॉलो करती है। तो डाइवर्सिफिकेशन वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करती है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करो जो तुम स्लीप पीसफुली के साथ फॉलो कर सको। अगर तुम वॉलेटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हर रात वरी करते हो, पोर्टफोलियो हर घंटे चेक करते हो, तो चाहे वो स्ट्रैटेजी थ्योरेटिकली बेटर हो, प्रैक्टिकली वो तुम्हारे लिए राइट नहीं है, क्योंकि तुम मेंटली पीस नहीं हो, स्ट्रेस ले रहे हो, हेल्थ खराब हो रही है। बेहतर है कि तुम थोड़ा कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी चूज करो जिससे तुम कंफर्टेबल हो। मॉर्गन कहते हैं कि रीजनेबल इज बेटर देन रैशनल। रैशनल स्ट्रैटेजी वो है जो नंबर्स पर सबसे अच्छी है, पर रीजनेबल स्ट्रैटेजी वो है जो तुम एक्चुअली फॉलो कर सको, और अल्टीमेटली जो स्ट्रैटेजी तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको वही बेस्ट है। याद रखो दोस्तों, द एबिलिटी टू स्टिक अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाइपिंग आउट इज व्हाट मेक्स द बिग रिटर्न्स। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे पावरफुल लेसन्स। चलिए एक बार क्विकली पूरी बुक का रिकैप करते हैं। पहला लेसन, लक और रिस्क को एक्नॉलेज करो। फाइनेंशियल सक्सेस में लक का बड़ा रोल होता है। सक्सेसफुल होने पर हम्बल रहो, दूसरों के फेल होने पर जज मत करो। दूसरा लेसन, इनफ जानना सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल है। सोशल कंपैरिजन बंद करो, डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है। राजत गुप्ता जैसे बनने से बचो। तीसरा लेसन, कंपाउंडिंग मैजिक है। वॉरेन बफेट ने 80+ ईयर्स की कंपाउंडिंग से एक 110 बिलियन डॉलर्स बनाए। स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट। टाइम सबसे पावरफुल फैक्टर है। चौथा लेसन, सेविंग्स रेट इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पैसा वेस्ट मत करो। रियल वेल्थ इनविजिबल होती है। पांचवा लेसन, वेल्थ बनाना और मेंटेन करना अलग गेम्स हैं। वेल्थ बनाने में एग्रेसिव रहो, मेंटेन करने में कंजर्वेटिव और पैरानॉइड रहो। जैसी लिवरमोर की गलती मत दोहराओ। छठा लेसन, मार्केट वॉलेटिलिटी को फीस समझो, इमोशनल डिसीजंस मत लो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, पैनिक में सेल मत करो। मॉर्गन हाउसल का मेन मैसेज बहुत क्लियर है। पैसे के साथ अच्छा करना इस बात पे कम डिपेंड करता है कि तुम कितने स्मार्ट हो, और इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम कैसे बिहेव करते हो। तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी ह्यूमिलिटी, ये सब मैटर करते हैं इंटेलिजेंस से ज्यादा। तुम हार्वर्ड से एमबीए कर सकते हो, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर सकते हो, पर अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बिहेवियर सही नहीं है तो तुम फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और ऑपोजिट भी सच है। तुम सिंपल ग्रेजुएट हो सकते हो, एवरेज स्टूडेंट रहे हो सकते हो, पर अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बिहेवियर अच्छा है तो तुम फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आज से अपने फाइनेंशियल बिहेवियर पे काम करो, अपनी हैबिट्स इंप्रूव करो, सेविंग्स बढ़ाओ, अर्ली इन्वेस्ट करना शुरू करो, पेशेंट बनो, हम्बल रहो, इनफ जानो, इमोशनल डिसीजंस लेना बंद करो, लॉन्ग टर्म सोचो, लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। आज से तुम क्या कर सकते हो? पहला, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का ऑनेस्ट असेसमेंट करो। कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी सेविंग्स है, कितना डेट है, सब लिख लो। दूसरा, अपनी सेविंग्स रेट कैलकुलेट करो और टारगेट रखो कि मुझे इसे इंप्रूव करना है। तीसरा, अगर अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आज से शुरू करो। छोटी अमाउंट से ही सही, पर शुरू करो। म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करो, 5,000, 10,000 या
यस, जो भी अफोर्ड कर सको। चौथा, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का टारगेट रखो। पांचवा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करो। सब्सक्रिप्शंस जो यूज नहीं कर रहे कैंसिल करो। इंपल्सिव शॉपिंग बंद करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। छठा, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, सीखो। सातवां, लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो। रिटायरमेंट प्लानिंग करो, चिल्ड्रन की एजुकेशन प्लानिंग करो। आठवां, रेगुलरली रिव्यू करो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को, क्वार्टरली या ईयरली। नौवां, पेशेंस रखो, ओवरनाइट आमिर बनने के सपने मत देखो, कंसिस्टेंट रहो। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेटफुल रहो जो तुम्हारे पास है उसके लिए। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल की ये बुक सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में है। ये बताती है कि कैसे हमारे इमोशंस, हमारे बायसेस, हमारी सोशल कंडीशनिंग हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करती है और कैसे हम इन सबको समझकर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें, इससे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में जरूर बताएं कि इस बुक का कौन सा लेसन आपको सबसे वैल्यूबल लगा और आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कौन सा चेंज लाने वाले हैं। मुझे आपकी स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक की समरी बनाऊं तो वो भी बताएं। मैं हर हफ्ते नई वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक के साथ, नए लेसन्स के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी पर काम करते रहिए, स्मार्ट डिसीजंस लेते रहिए और याद रखिए, वेल्थ बिल्डिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। धन्यवाद।